नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को अपने व्यवहार में गरिमा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को अपनी बातें कहते समय तथ्यों की जांच नहीं करनी चाहिए? अभी हाल में जो बयान आए हैं प्रधानमंत्री के, उनको देखकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। आज हम समझेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इस देश की जनता को झूठी जानकारियां दे रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, और एक सोशल मीडिया ट्रोल या व्हाट्सएप पे जो फेक लोग जानकारियां डालते रहते हैं, उन जानकारियों को वो वैलिडेट करते हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से अगर कुछ झूठ भी निकल जाएगा तो आपके मन में रहेगा, भाई प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो कोई झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। और इसका फायदा चुनावी लाभ के लिए उठाना। क्या 9 साल में प्रधानमंत्री के पास में कुछ भी ऐसी उपलब्धियां नहीं है जिनका वो जिक्र कर सके? क्या प्रधानमंत्री को जब वो चुनाव में जा रहा है, झूठ ही का सहारा है? उसका अपना कोई कामकाज नहीं। आज इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। बात शुरू करने से पहले, आज पंडित नेहरू का जन्मदिन है, तो एक किस्सा जो उनसे जुड़ा हुआ है वो एक साझा करना चाहता हूं। उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। इससे भी आपको इस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र पता चलेगा कि कैसा होना चाहिए। अचानक महिला एक आई और प्रधानमंत्री की सभा के बाद, नेहरू जी की सभा के बाद, उन्होंने उनका कॉलर पकड़ लिया और उनको पूरी तरह झंझोड़ते हुए पूछा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ये बताइए कि आप कहते थे आज़ादी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, अब देश आज़ाद हो गया है, ये बताइए कि मुझे क्या मिला? इस देश के एक आम नागरिक का अधिकार देखिए। नेहरू जी ने उसे कहा कि माई, ये जो देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ पा रही हो, ये अधिकार आपको मिला है। लोकतंत्र इस देश की सबसे बड़ी ताकत है और वो लोकतंत्र आपको मिला है। जब ये सवाल पूछने के अधिकार, जब अपनी बात कहने के अधिकार छीनते चले जाएं, तो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है। तो पंडित नेहरू को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री के एक चुनावी भाषण की बात करते हैं। इस भाषण में प्रधानमंत्री बेहद, एक तो प्रधानमंत्री के लेवल की भाषा नहीं है, उस भाषा में भाषण देते हैं और एक इशारा करते हैं राहुल गांधी का नाम लिए बगैर, और वो कहते हैं कि इस देश की जो उपलब्धियां हैं वो इनको दिखती ही नहीं। और जो वो उपलब्धि बताते हैं वो क्या बताते हैं, पहले ये भाषण सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में और भी कई बातें कही, उन बातों पे भी आएंगे, लेकिन पहले इस बात की जांच कर लेते हैं कि भारत दूसरे नंबर पर अगर एक्सपोर्ट में है तो उसके पीछे कहानी क्या है। क्या सचमुच भारत का मोबाइल का एक्सपोर्ट बढ़ गया है या चीन का मोबाइल का एक्सपोर्ट बढ़ गया है जिसे भारत का दिखाया जा रहा है? जी हां, चीन का मोबाइल एक्सपोर्ट भारत के हाथ से दिखाया जा रहा है। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि एक मजदूर काम करता है और काम करते करते वो एक मजदूर दूसरे को, दूसरा तीसरे को एक टोकरा वजन का देता जाता है और जो आखिरी वाले के हाथ में टोकरा वो कहेगी वाह जी ये मेरी उपलब्धि है। मैं चीन को श्रेय नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसको आप समझेंगे तो आपको एक स्पष्ट होगा कि भारत को इससे कुछ नहीं मिल रहा है और जो असल फायदा है वो चीन ले जा रहा है। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट का डाटा कुछ ले लें उससे पहले, या डाटा बाद में ले लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट जिसकी बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। और हकीकत समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अप्रैल 17 से मार्च 18 के बीच में भारत का जो इंपोर्ट था वो 3.6 बिलियन था और एक्सपोर्ट 334 मिलियन था। यानी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट था वो 3.3 बिलियन था। अप्रैल 22-23 में इंपोर्ट 1.6 बिलियन हो गया, एक्सपोर्ट 11 बिलियन हो गया और जो नेट सरप्लस था वो 9.1 बिलियन हो गया। यानी अगर आप देखें तो करीब करीब 13.1 बिलियन टर्न अराउंड हमारे सामने आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको लगेगा कि डाटा कह रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन ये एक्सपोर्ट कैसे बढ़ रहा है इसको अगर आप समझेंगे तो कहानी समझ में आएगी। दरअसल क्या है कि भारत सरकार ने जो लोग भारत में मोबाइल फोन बनाएंगे उनके लिए PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी भारत में आप अगर मोबाइल बनाओगे तो आपको पैसा मिलेगा सरकार से और वो पैसा हम आपको देंगे। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत में आके प्लांट लगा ले रहे हैं। और वो प्लांट किस तरह का लगा रहे हैं इसको आप समझिए। एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक ढक्कन होता है उसका पीछे से लगने वाला, एक आगे का वो हिस्सा होता है जिसमें उसका फोल्डर कहते हैं, कुछ लोग उसको कुछ और कहते हैं, जिसमें उसकी स्क्रीन भी होती है, जिसमें उसकी बाकी चीज़ें भी होती हैं, स्क्रीन टच वगैरह मिला के। एक बीच का हिस्सा होता है जिसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वगैरह लगा होता है। यानी इन 3 भागों को आपके मोबाइल की दुकान पे आप कोई भी ठीक कराने जाते हैं मोबाइल, तो मोबाइल वाला खोलता है और बंद कर देता है। बहुत आसान इन्हें खोलना और बंद करना, बीच में थोड़ा सा गम लगाना पड़ता है। तो ये जो जैसे मोबाइल का डब्बा है उसमें मोबाइल के डब्बे में जो पैकिंग होती है और जिस तरह से मोबाइल आपको डब्बे में रख के मिलता है उसमें ज़्यादा हुनर है, क्योंकि बहुत सारी सील हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन तीनों को चिपकाने वो भी हुनर नहीं है। तो हो ये रहा है कि इन कंपनियों ने, भारत सरकार ने जो खजाना खोल दिया है, पूंजीपति होना चाहिए किसी भी दुनिया का हो, उसका फायदा उठाने के लिए जो विदेशों से पार्ट आ रहे हैं उनमें ये 3 हिस्सों में मोबाइल मंगाना शुरू कर दिया और उनको यहां पे चिपका के मोबाइल में बदलना शुरू कर दिया और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मोदी जी के आंकड़ों में एक्सपोर्ट बढ़ गया। उस व्यापारी को मिल गया PLI और 20% टैरिफ पे छूट मिल गई। यानी विदेशों से मोबाइल के कंपोनेंट, डाटा इत्यादि को अगर आप इंपोर्ट करेंगे इसको बनाने के लिए तो 20% की आपको छूट मिलेगी। वो 20% जो आपका टैक्स पे छूट है वो सीधी की सीधी मोबाइल कंपनी ने फायदा उठा लिया। माल चीन से लोड कराने के बजाय उस माल को भारत भेजा, भारत से उसको डब्बे में बंद कराया और यहां से एक्सपोर्ट करा दिया। तो क्या भारत आत्मनिर्भर हुआ? क्या भारत का मेक इन इंडिया हुआ? आप कहेंगे असेंबल हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन भारत का कारोबार तो बढ़ा। लेकिन नहीं, हो ये रहा है कि जिस चीज में ज्यादा मुनाफा है, ज्यादा वैल्यू एडिशन है, अगर आपके 2 रुपए के बेसन से 50 रुपए की पकौड़ी बन रही है तो वो जो वैल्यू एडिशन है वो हो रहा है वहां पर,
क्योंकि जो लोग कंपोनेंट बना रहे हैं, प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड बना रहे हैं, जो स्क्रीन बना रहे हैं, जो ढक्कन बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, वो लोग 10 पैसे के प्लास्टिक से ढक्कन बना ले रहे हैं, 50 पैसे के एल्युमिनियम से बॉडी बना ले रहे हैं। जो वहां पे सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, दूसरी चीजें, असल मुनाफा मलाई तो चीन के पास चले गई उस मोबाइल की। आपके पास क्या हुआ कि आपने वो मोबाइल यहां मंगाया और उसको असेंबल करके बाहर भेज दिया और उसमें भी आपने टैक्स में छूट दे दी। तो ऐसी हालत में हो ये रहा है कि भारत का इधर तो दिखने में एक्सपोर्ट बढ़ गया, लेकिन इंपोर्ट कितना बढ़ा, कितना माल भारत से जा रहा है और कितना माल भारत में आ रहा है, आने वाले की आप बात नहीं कर रहे हो, जाने वाले की बात कर रहे हो। वो तो हर आदमी आपके यहां से भेजना शुरू कर देगा मोबाइल भाई साहब, लेकिन आपको क्या उससे कुछ मिल रहा है? अगर आप कहोगे कि भैया मेरे मोहल्ले में दुकान खोल ले, तेरे से दुकान का किराया नहीं लूंगा, तो जितने दुकानदार हैं आसपास के वो आ जाएंगे आपकी दुकान पर, भैया हम भी खोलेंगे दुकान, हम भी खोलेंगे दुकान। फिर कहोगे हमारा देखो कितना व्यापारिक विकास हो रहा है, लेकिन मुनाफा तो आपके पास आ ही नहीं रहा है, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। बिजनेस कैसे होता है? वैल्यू एडिशन से, सरप्लस वैल्यू जुड़ने से। 10 रुपए के चमड़े को जब 2000 का जूता बना दिया जाता है, वो वैल्यू एडिशन है। अगर किसी और देश में कोई 10 रुपए के चमड़े को 2000 का जूता बनाकर यहां पर लाए और यहां उसमें तस्मा या जिसको जो भी कहें आप बंद वो लगाएं और कहें कि साहब वो मेड इन इंडिया है, तो ये उस तरह का मेड इन इंडिया जो वहां मोदी जी कह रहे हैं, इस मेड इन इंडिया से भारत को कुछ नहीं मिला है। हालत ये है कि जो मोबाइल फोन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैं, उसका ये फिगर आप देख लीजिए। दूसरा फिगर भी आपको दिखाता हूं, उसके बाद वो बता रहा है कि क्या की कंपोनेंट जो है उनकी ट्रेड हो रही है। इसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर सब लगे होते हैं कंपोनेंट, वो डिस्प्ले, सेमीकंडक्टर, मोबाइल के कैमरे और बैटरियां वो लगातार भारत में आ रही हैं। और इससे जो पीएलआई का नुकसान हो रहा है, सरकार जो पैसे दे रही है उसका नुकसान हो रहा है, और जो कंपोनेंट्स का इंपोर्ट है वो कुल मिला के बहुत हैवी हो रहा है। और हमारा जो निर्भरता है भारत की वो इंपोर्ट पे बढ़ गई है। भाई आप क्यों एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं? एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि आपका जो ट्रेड बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बना रहे, पहली चीज। और ज्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे तो विदेशी मुद्रा आएगी जो भारत को मजबूत बनाती है और भारत की क्रय क्षमता बढ़ाती है, क्योंकि भारत जब भी कुछ विदेशों से चीजें खरीदेगा तो उसके पास डॉलर होंगे। तो अगर आप डॉलर देकर ज्यादा माल इंपोर्ट करो और कम एक्सपोर्ट करोगे तो आपने मुनाफा कमाया क्या? नहीं कमाया। ये तीसरा फिगर कह रहा है कि नेट जो फिनिश फोन है उनका नेट जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है, तो वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब कुल मिला के मोबाइल फोन के कंपोनेंट नहीं जा रहे हैं यहां से, यहां मोबाइल फोन जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, इसके अलावा अलग अलग तरह की चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको लेकर रघुराम राजन ने भी जून के महीने में एकदम स्पष्ट तस्वीर की थी। और मोदी जी जब ये जानते हैं कि इस तरह की बातें जो हम कर रहे हैं कि हम लोग बाहर भेज रहे हैं और ये कर रहे हैं, हालांकि ये जो इन्होंने रणनीति अपनाई है, जो पीएलआई स्कीम है, ये भारत को नुकसान भी दे सकती है, इस पर प्रतिबंध भी कुछ लग सकते हैं। कैसे? WTO का जो एग्रीमेंट हम लोग का, हमारे फूफा जो बैठे रहे हैं सरकार में अलग अलग समय पे, नरसिंह राव होता था उस समय, इन लोगों ने जो एग्रीमेंट साइन किया था भारत के हितों के विपरीत, WTO में शामिल हुए थे, उसमें कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ के सामान को सस्ता करने के लिए या देश में सामान बनाने के लिए सब्सिडी नहीं दे सकता, क्योंकि उनका कहना है आप सब्सिडी देके सस्ता कर दोगे तो आपके यहाँ का माल ज्यादा बिकने लगेगा दुनिया में। वो यहां तक उनको ऐतराज रहता है कि आप खाद पे सब्सिडी दे रहे हो तो वो भी मत दो, इजाजत है गांव में सड़क बना दोगे तो चल जाएगा। इतना उनकी अलग अलग कैटेगरी में इसमें वीडियो बना चुका हूं। तो निचोड़ ये है कि ये जो दावा है प्रधानमंत्री का, ये अर्ध सत्य है। भारत की कोई प्रगति जैसी चीज नहीं हुई है और इस बहाने वो जो भी डायलॉग बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। अब दूसरा वीडियो सुनिए। जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है,
अब ये सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला? कोई भरोसा नहीं। सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। लेकिन सत्ता मिलते ही कांग्रेस आपको भूलकर लूट का कारोबार शुरू कर देगी। ये वीडियो आपको बताता है कि किस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश के लोगों से कहा कि वो ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें एक तरफ से आलू डाला जाएगा, दूसरी तरफ से सोना निकाला जाएगा। मैंने बात की शुरुआत की थी कि प्रधानमंत्री कैसा हो। एक प्रधानमंत्री का एक स्तर होना चाहिए, प्रधानमंत्री की बातों में गरिमा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का एक ग्रेस होना चाहिए, एक ग्रेविटी होनी चाहिए। ये बहुत सस्ते ट्रोल्स जो लोग बात लगातार और व्हाट्सएप मीडिया में किया करते थे, आलू सोने वाली, उसको देश का प्रधानमंत्री दोहरा रहा है। वो राहुल गांधी के एक भाषण को रेफर कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी बोलता है कि इधर से सोना आलू डालो, उधर से सोना निकालो, ऐसी मशीन लाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी ने क्या ऐसा कहा? धरती पे हर आदमी इस बात को जानता है कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस बात को दोहराएंगे तो इससे एक संदेश आता है कि प्रधानमंत्री गंभीर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अजीब से चुनावी मोड में रहते हैं, सोशल मीडिया ट्रोल बन जाते हैं कभी कभी कुछ। ये आप सोचिए ना कि अगर वो आलू सोने वाली बात कह रहे हैं, चलिए आप पहले मैं आपको राहुल गांधी का वो भाषण भी सुना देता हूं जिस पे राहुल गांधी आलू सोने की बात कर रहे हैं, तो वीडियो पूरा सुनिए। ये काट के वीडियो जो है शेयर किया जा रहा है, उसको मोदी जी दोहरा रहे हैं, तो पहले पूरा वीडियो सुनिए और इसमें जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। अब इस वीडियो को सुनने के बाद एकदम साफ हो जाता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को क्या ऐसी सस्ती बातें शोभा देती हैं। उनका आईटी सेल, उनका सोशल मीडिया सेल तोड़ मरोड़ के जो शेयर कर रहा है ना आपके पास आईटी सेल, उससे करवाइए ये काम। लेकिन केवल प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए, झूठ को प्रमोट करने के लिए फीचर फिल्में बनने लगे इस देश में। उन फीचर फिल्मों के जरिए एक अलग सा माहौल बनाने की कोशिश हो, प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए झूठी जानकारियों को बड़े बड़े नेताओं के मुंह से कहलवाया जाए, उनसे ट्वीट कराए जाए, वो भी देश बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन मेरा प्रधानमंत्री इतने ऐसे स्तर पे आ जाएगा तो अजीब लगता है। और कम से कम जिस नेहरू से हमने शुरू किया था, वहां से आज तक आते आते हमारा स्तर ऊंचा जाना चाहिए था लोकतंत्र का, जो जाता नहीं दिख रहा है। बहरहाल जो भी है आपके सामने है। मेरा फर्ज था, मुझसे देखिए होता क्या है कि इस तरह के मामलों में जब मैं कोई राय रखता हूं, मेरे सामने एक दुविधा होती है, मेरे सामने एक संकोच भी होता है। अगर मैं ये प्रधानमंत्री के इन बयानों को एक्सपोज कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी है कि मैं राहुल गांधी को बचा रहा हूं। अब मेरे आंखों के सामने वो झूठ बोल रहे हैं और मैं अगर एक्सपोज कर रहा हूं तो उसका फायदा किसी और को मिल जा रहा है। तो मन में ये भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो ऐसा लगे कि भैया मैं राहुल गांधी के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन फिर भी आप चीजों को आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकते, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूं आप वीडियो से समझ गए होंगे कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के स्तर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कतई देश की गरिमा के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़िया होगा, अडानी साहब के लिए बढ़िया होगा, होता हो। नमस्कार, जय हिंद।